सभी को नमस्कार। आज की सोशलॉजी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। भूमिका, भूमिका संघर्ष और भूमिका स्थिरीकरण। रोल कन्फ्लिक्ट एंड रोल स्टेबिलिटी। तो रोल किसको बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति अपना जिस दायित्व का निर्वहन करता है, चाहे वो प्रदत्त परिस्थिति के अनुसार करता है, चाहे वो अर्जित परिस्थिति के अनुसार करता है, उसको बोलते हैं उसका रोल या भूमिका। रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब एक व्यक्ति की दो अलग अलग भूमिकाएं आपस में टकराव की स्थिति में आ जाती हैं तो उसको भूमिका संघर्ष कहा जाता है। जैसे अगर हम सामान्य रूप में देखें कि एक सैनिक है, वो बॉर्डर पे जाकर के देश की रक्षा करता है तो उसका जो व्यवहार है वो एग्रेसिव होता है, लेकिन जब वो परिवार में आता है तो वहां पर वो प्यार से रहता है। तो ये दो विपरीत प्रकार की भूमिकाओं का जो वो निर्वहन करता है तो वहां पे उसको संघर्ष की स्थिति से गुजरना पड़ता है। भूमिका जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप निभाता है, भूमिका प्रस्तुति या गत्यात्मक पक्ष है। भूमिका जो होता है वो परिस्थिति का एक गत्यात्मक पक्ष होता है, यानी कि एक डायनेमिक पहलू होता है उसका। भूमिका के अंतर्गत हमारे मूल्य, विश्वास और व्यवहार तीनों आते हैं। जब किसी परिस्थिति के अपेक्षाओं के अनुसार भूमिका का पालन नहीं किया जाता है तो भूमिका संघर्ष कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझा ही दिया है। एक उदाहरण यहाँ पर भी दिया जा रहा है कि यह भूमिका संघर्ष तब होता है जब दो या अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती हैं। जैसे मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला जिसे घर में माँ तथा पत्नी की भूमिका में और कार्यस्थल पर एक कुशल व्यवसायी की भूमिका में कार्य करना पड़ता है। भूमिका स्थिरीकरण यानी कि इसको बोलते हैं रोल स्टेबिलिटी, यानी कि एक फिक्स हो जाता है रोल कि हमको यही काम करना है। जैसे ये समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए अक्सर ये माना जाता है कि पुरुष जो है वो कमाने के लिए बाहर जाते हैं और महिलाएं जो घर पर ही कार्य करती हैं, तो ये उनकी भूमिकाओं का स्थिरीकरण करना ही इसको कहेंगे। अगला हमारा विषय आता है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। तो टालकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक नियंत्रण वह सामान्य प्रक्रिया जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार व किए गए व्यवहार के बीच अंतर को कम से कम किया जाता है। यानी कि सोसाइटी का एक अपेक्षित व्यवहार होता है। सोसाइटी हर व्यक्ति से, हर उसके सदस्य से एक अपेक्षा करते हैं कि उसका व्यवहार उसके सोशल नॉर्म्स के अनुसार ही हो। ठीक है, अगर उसमें कुछ भी परिवर्तन होता है या कुछ उससे ऊपर होता है या नीचे होता है तो उस स्थिति को कम करना और उसको समाज के अनुरूप लेकर के आना, उसी को हम बोलते हैं सामाजिक नियंत्रण। C.H. कूले के अनुसार उन्होंने चेतन और अचेतन नियंत्रण दो तरीके से बांटा है। कार्ल मैनहीम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण के रूप में बांटा है। किम्बल यंग के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण के रूप में बांटा गया है। गुरवीचंद मूर ने संगठित और असंगठित तथा सहज नियंत्रण के रूप में इनको बांटा है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे औपचारिक नियंत्रण तथा अनौपचारिक नियंत्रण। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण जब नियंत्रण के संहिताबद्ध, व्यवस्थित और अन्य औपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हैं तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। जैसे उदाहरण समझेंगे कि कानून, राज्य, पुलिस आदि सब क्या करते हैं, अपराध की गंभीरता के अनुसार एक दंड जो है या उसका जुर्माना जो है वो निर्धारित करते हैं, जो कि साधारण से जुर्माने से लेकर के मृत्यु दंड की व्यवस्था तक हो सकता है। इसको बोलते हैं औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, यानी कि जो फॉर्मेलिटी के रूप में एक लागू किया गया संविधान के रूप में। दूसरा होता है अनौपचारिक नियंत्रण। यह व्यक्तिगत, अशासकीय और असंहिता बंद होता है। उदाहरण धर्म, प्रथा, परंपरा, रूढ़ी आदि ग्रामीण समुदाय में जातीय नियमों का उल्लंघन करने पर हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। इसको बोलेंगे अनौपचारिक नियंत्रण। अनौपचारिक नियंत्रण से यहाँ पे तात्पर्य होता है कि जो ग्रामीण समुदाय में या अपने समाज के अंदर या धार्मिक समुदायों के अंदर एक अपने खुद के नियम होते हैं जिसका कि पालन सभी को करना होता है। जो उन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको उसी समुदाय के नियमों के आधार पर ही दंड दिया जाता है। हमारा अगला विषय है सामाजिक नियंत्रण के दृष्टिकोण। अप्रोचेज क्या क्या है सोशल कंट्रोल की? तो दो प्रकार के अप्रोचेज देखी गई हैं, एक प्रकारवादी दृष्टिकोण और एक संघर्षवादी दृष्टिकोण। तो प्रकारवादी क्या होती है, व्यक्ति और समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जो बल प्रयोग करना होता है उसको बोलते हैं प्रकारवादी। इसमें क्या होता है, इसमें समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्यों और प्रतिमाओं को लागू किया जाता है। यानी कुछ सोशल नॉर्म्स हैं, कुछ सोशल पैटर्न्स हैं, कुछ सोशल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको पालन करने के लिए, उनको पालन कराने के लिए जिस प्रकार के अप्रोच को फॉलो किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रकारवादी दृष्टिकोण। संघर्षवादी दृष्टिकोण में क्या होता है कि उसमें यह माना जाता है कि इसको एक समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो कि बाकी के समाज को क्या करता है, गवर्न करता है, शासन करता है। तो समाज के प्रभावी वर्गों का बाकी समाज पर नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में देखना। कानून को समाज में शक्तिशालियों और उनके हितों के औपचारिक दस्तावेज के रूप में
देखा जाता है, यानी कि कुछ एक वर्ग होता है जिसके पास अधिकतर शक्तियां होती हैं और वही बाकी के समाज को संचालित करता है। इस स्थिति को संघर्षवादी दृष्टिकोण कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार में दो वर्ग बन जाते हैं जिनके आपस में बीच में संघर्ष होने की परिस्थिति बन जाती है। अब हमारा अंतिम बिंदु आता है स्वीकृति और विचलन, एक्सेप्टेबिलिटी एंड डिवाइंस। तो स्वीकृति किसे कहते हैं? स्वीकृति पुरस्कार या दंड का एक तरीका है जो सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार को पुनः स्थापित करता है, यानी कि एक प्रकार से सोशल कंट्रोल के लिए कई बार हमको पुरस्कार भी देना पड़ता है और दंड भी देना पड़ता है, जिससे कारण समाज की व्यवस्था बनी रहती है। उसी प्रकार से विचलन है। विचलन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो समाज या समूह के अधिकांश सदस्यों के मूल्यों व आदर्शों के अनुसार नहीं होती है, यानी कि उसे डेविएट हो जाना, जो उसके मुख्य जो अवधारणा है उससे अलग हो जाना। उदाहरण के लिए एक ही समाज में अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखने वाली महिला को एक समय में तो विचलक मानने वाले समाज में दूसरे समय में तारीफ या उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो ये हमारा आज का विषय था। इसके यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। आप इस पूरे वीडियो को अच्छे ध्यान से देखेंगे और अपने नोट्स बनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।